अब रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, और अकॉर्डिंग टू मी जितना भी मैंने सीखा है, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। आपने देखा होगा मैम, ट्रेडर जब ट्रेड लेता है उसकी पलक तक नहीं झपकती, वो देखता रहता है उसको, और 2 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट के ट्रेड में एग्जिट हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो ट्रेडर हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और फ्लैग, ये पैटर्न्स यूज करते हैं, आई बेट कि दे विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर सून। रिटेल ट्रेडर कहाँ गलती कर रहा है, वो हर इंडिविजुअल ट्रेड के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट है कि वो ये कह रहा है कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। आप जब हर इंडिविजुअल ट्रेड के बाल की खाल निकालते हो तो आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर हो। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। टू मेनी टैब्स, टू मेनी क्लिक्स एंड टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, व्हाट इफ ट्रेडिंग कुड एक्चुअली फील कंट्रोल्ड। इसी थॉट के साथ मैं आज बात कर रही हूँ सही की। व्हाट इज सही? सही एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो स्पीड और प्रिसीजन के लिए बना है। इसमें सिर्फ आप चार्ट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा स्क्रीन के। ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके ट्रेड के साथ ही मूव करता है। वन टैप एंट्री और एग्जिट से एग्जीक्यूशन फास्ट और सीमलेस हो जाता है। स्मार्ट इन हाउस इंडिकेटर्स आपको क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। डिफॉल्ट रिस्क सेटिंग से हर ट्रेड एक स्ट्रक्चर सिस्टम फॉलो करता है। और 10 रुपीज फ्लैट के साथ आपकी फर्स्ट मंथ ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाती है और ब्रोकरेज कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज ये एपिसोड हाउस ऑफ पहचान का बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ये क्यों डिफरेंट होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने डिकेड्स इस मार्केट में बिताया है, तो वो उन्होंने सारे अप्स डाउन, सारे वॉर्स और सब कुछ इतने अच्छे से देख लिया है कि उनसे हमें रियल इनसाइट्स पता चलेंगी। मार्केट कैसे वर्क करती है, स्ट्रैटेजीज क्यों काम नहीं करती हैं और बेसिकली मार्केट में क्या काम करता है। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपको रियल इनसाइट्स का आइडिया होगा। और वी वेलकम, तो आज हमारे गेस्ट है रविंद्र रोकड़े जी, जो आपको एक्चुअली एक मार्केट का बहुत अच्छा सीन बताएंगे और आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे शुरू हो सकती है ये बताएंगे। तो अगर आप एक्चुअली अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए सीरियस हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है डेफिनेटली। नमस्कार रविंद्र रोकड़े जी, वेलकम टू आवर शो हाउस ऑफ पहचान मीडिया। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं, जो भी आपकी टोटल आप जो भी समझाएंगे हम ये मान के चलेंगे वो हमारी ऑडियंस को बेनिफिट करे ही करे। सो हम शुरू करते हैं कि आप एक ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं? मैं हार्डकोर ऑप्शन बायर हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑप्शन बाइंग एक बहुत डिफिकल्ट गेम है क्योंकि ऑप्शन का नेचर ही अगेंस्ट द फ्लो होता है। मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाते हुए आप लॉस कर सकते हो, बट मैं ऑप्शन बायर हूँ और मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर नहीं करता। एंड बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कि कंसिस्टेंटली इस मार्केट में है, दे से दैट के ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है। और अगर आपने एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है या आपने मार्केट से आउटपुट निकालनी है तो ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट। एज सच कहा जाता है कि ऑप्शन बायर्स तो 30% ही प्रॉफिटेबल है। आई थिंक 70% to 80% आर इन लॉस। सो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? मैं इस बात को कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि मार्केट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर। यस, बट द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं, खरीदने वाले की जेब खाली, बेचने वाले की तिजोरी खाली। राइट। एक ब्लैक स्वान इवेंट होता है और सेलर को जो पूरा साल भर उसने कमाया वो दे देता है, और ये हर साल होता ही है। एंड सेलिंग क्यों की जाती है, इसका मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो ट्रेडर सेलिंग कर रहे हैं उनका माइंडसेट ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं, अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 में से 9 ट्रेड राइट कर लूं, मेरा वो पीएनएल का जो ग्रीड होता है वो सब ग्रीन 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 नजर आएगा ना, तो उसको वो एक किक मिलती है, डोपामिन देता है उसको, एक क्या कह सकते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे, और उसको वो ग्रीन देखने की बहुत आदत है। सेकेंडली, क्या ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, व्हाट इज बेटर? 100% ऑप्शन सेलिंग इज बेटर। मैं ऑप्शन बायर होकर भी ये अग्री करता हूं कि ऑप्शन सेलिंग इज बेटर, बट मैं ऑप्शन बायर डेली बाय नहीं करता। मैं स्टॉक मार्केट के प्राइस के नेचर को समझकर जहां पर भी मोमेंटम की गुंजाइश होती है वही कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हूं।
मतलब अगर एग्जांपल दूं तो मेरे मंथ में 8 to 10 ट्रेड्स ही होते हैं मैक्सिमम। मतलब मैं ये मान लूं कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपका सेटअप आ रहा है, कोई पर्टिकुलर सेटअप आपका है, वो जी सेटअप आ रहा है तो ही आप ट्रेड लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि और साथ ही में केवल मैं वो ट्रेड इतने कॉन्फिडेंस से ले रहा हूं, कभी 100 पॉइंट्स ऑप्शन में निफ्टी में कोई रिटेल ट्रेडर देखता नहीं है। इतने पॉइंट्स कैसे कैप्चर किए जा सकते हैं? क्योंकि आप जब रिस्क ले रहे हो तो आपने दांव पर इतनी छोटी अमाउंट लगाई है कि आपको उसके लॉस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस वजह से आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट का ट्रेड भी होल्ड कर पाते हो। और अगर जैसे कोई भी है ट्रेडर अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, तो डू यू थिंक ऑप्शन बाइंग कैन रिप्लेस अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और कैन बी अ मेन सोर्स ऑफ इनकम? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। नो। अगर आप स्टॉक मार्केट से घर चलाने के लिए पैसे कमाना चाहते हो, हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए पैसे कमाना चाहते हो, बीट ऑप्शन बाइंग, बीट ऑप्शन सेलिंग, बीट स्टॉक्स या क्रिप्टो, आप पैसे लूज करने वाले हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इतना ज्यादा हाई है आपके कैपिटल पर कि वो आपको कोई सेटअप का वेट करने ही नहीं देगा। रविंद्र जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। जब प्रेशर होता है हमारे ट्रेड्स भी गलत होते हैं और हम जी रिजल्ट्स हमेशा गलत ही देखेंगे जी, उसका। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंग टू मी रिटेल ट्रेडर्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स। उनका अप्रोच बिल्कुल गलत है, इसी वजह से वो कांस्टेंट बेसिस पे लॉस कर रहे हैं। और इस इंटरव्यू का या मेरा प्राइमरी मोटिव इस इंटरव्यू का ये है कि मैं एक ऑप्शन बायर को कुछ ऐसा सजेस्ट कर पाऊं कि जिससे वो एटलीस्ट लॉस करना बंद कर दे। प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट रैंडम है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मार्केट इज टोटली रैंडम, यू कैन नॉट predict every move of the market. That is what my you can say study or learning about the stock market from those many years. तो आज हम आपसे ना ऑप्शन बाइंग की ही स्ट्रैटेजी सीखेंगे। जी, स्ट्रैटेजी सबसे पहले ना मैं उस स्ट्रैटेजी के बैकग्राउंड में क्या क्या जरूरी होता है एक ट्रेडर को वो बताने की कोशिश करता हूं। जनरली 99% रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और कल से मेरा ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा। आप देखना, ट्रेडर 3:30 तक लॉस करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, ओवर ट्रेड करके फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, घर से झगड़ा करता है, बात नहीं करता है। अचानक रात में 9 बजे ऐसा क्या होता है जो कहता है कि कल मैं सब रिकवर कर लूंगा? क्योंकि उस पीरियड में उसने किसी का वीडियो देखा, कोई नई स्ट्रैटेजी देखी, और इंटरनेट पे तो बथेरी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। तो ऐसे लगता है बस अभी शुरू हो जाओ और अभी ये प्रॉफिट देगी ही देगी। उसको तो ये लगता है कि मार्केट अभी बंद क्यों है, एनएससी का बटन जाके मैं दबाता हूं क्योंकि अभी तो हाथ में आया, अभी ठीक करके देता हूं। ये उनका एटीट्यूड होता है। अब हो क्या रहा है यहां पर, सबसे पहले उनका कोई अपने कैपिटल के प्रति कोई प्लान नहीं है, कैपिटल का मनी मैनेजमेंट कैलकुलेशन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है मैम। अगर किसी के अकाउंट में, अभी हमने रिसेंटली एक चैलेंज लिया था, पुणे में एक इवेंट हुआ था, वहां पर एक स्टूडेंट ने कहा था सर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करके दिखाओ। तो हमने एक चैलेंज लिया था, क्योंकि आई हेट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। मेरे 90% ट्रेड स्टॉक्स में होते हैं और ऑप्शंस बहुत दिनों से साइडवेज पड़ा था मार्केट, अचानक से सर बाहर निकाल रहा है। अब पता है ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, इसको 20,000 दो नहीं तो लाख रुपए लो। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो मैं ट्रेड करता हूं। तो वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा 1 लाख रुपए से 3-4 महीने ट्रेड करके आपको दिखाते हैं कि क्या किया जा सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइंडसेट। हमने 183% रिटर्न जनरेट किया विद इन 4 मंथ्स ओनली, और उसका वेरीफाइड पीएनएल हमारे चैनल पे डाला हुआ है, मंथ वाइज भी डाला हुआ है और 4 मंथ्स का एक साथ भी डाला हुआ है। एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम, आपको ये समझना जरूरी है कि वो 1 लाख रुपए पे हम ये रिटर्न क्यों जनरेट कर पाए, क्योंकि उस 1 लाख रुपए के 1 पैसे की भी जरूरत हमें नहीं थी। उस 1 लाख में से 1 रुपए की भी जरूरत हमें नहीं थी, उसके हारने का कोई डर नहीं था, कोई गम नहीं था। You were ready to lose all the money. All the money, but with proper money and risk management. What is money management? Money management says how much amount you should allocate to each trade. And then what is risk management? How much risk you afford to take on this particular trade. ठीक, बट यहां पर एक कैच ये है मैम, जब मैं ट्रेड करता हूं तो आई ट्रेड फॉर लॉस। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई ट्रेडिंग करियर। आई लर्न इट वेरी हार्ड कि जब आप ट्रेड फॉर लॉस करते हो तब आपको प्रॉफिट नहीं डराता है। जब आप ट्रेड फॉर प्रॉफिट करते हो तो 2,000 भी प्रॉफिट है, 3,000 भी प्रॉफिट है।
हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली। आज कोई भी ट्रेडर है, हम लोग भी ट्रेडिंग करें तो हम पहले प्रॉफिट देखते हैं जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आज मुझे पता है कि 1 लाख का मैंने ट्रेड लिया है एंड आई एम रेडी टू लूज 10,000 रुपीज, तो वो मैं ट्रेड बहुत अच्छे से होल्ड कर लूंगी जी। नहीं तो हमें ये लगता है कि हाँ, इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना रिटर्न आ रहा है, अभी निकल जाओ। जी एग्जैक्टली। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। मैं कोई अपने को अलग नहीं बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है मैम, मैं आपको इसका मैं मैथमेटिक्स समझाता हूँ, और ये कोई एक दिन में नहीं आया है। आई वॉज ऑल्सो डूइंग ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स, है ना। पर जब प्रॉफिट माइंड्स में होते हैं, आप डाउन साइड कैलकुलेट नहीं करते हो, और जब डाउन साइड कैलकुलेट नहीं करते हो, वो शॉक होता है, क्योंकि आपने तो एक्सपेक्ट किया था ये ट्रेड चलेगा ही, ये ट्रेड तो परफॉर्म ही करने वाला है, आपको तो गारंटी आ गई थी इस चीज की। उस चक्कर में होता ये है कि आप जब वो नेगेटिव जाता दिखता है आपको, क्योंकि पॉजिटिव में तो आप 10 पॉइंट लेकर निकल जाते। अगर 100 रुपए का प्रीमियम बाय किया है, 10 पॉइंट्स अगर आपके फेवर में जाता तो आप उसको बुक करके निकल जाते, और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया, विच इज वेरी रॉन्ग। वाई? बिकॉज डाउन साइड में तो 50 पॉइंट पर भी आने पर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, आपका कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। तो ये गैम्बलिंग वाला प्रॉफिट है या आपके क्या कह सकते हैं प्रैक्टिस वाला प्रॉफिट है? गैम्बलिंग का प्रॉफिट है ना। तो क्यों एक रिटेल ट्रेडर लूज करता है? जब उसको अपना मनी मैनेजमेंट नहीं पता होता। जैसे आपने कहा कि आपने 1 लाख का ट्रेड लिया और आप 10,000 लूज करने के लिए रेडी हो। मैं तो इससे भी मतलब एक स्टेज आगे जाता हूं। जिस फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम चल रहा है 20 रुपीज 30 रुपीज, एक्सपायरी का दिन है और मुझे 10,000 ही खोने हैं, मैं 10,000 की ही पोजीशन बनाऊंगा। फुल मनी नहीं, 1 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में और आई एम रेडी टू लूज ओनली 10,000, तो मैं 10,000 का ही पोजीशन बनाऊंगा। 90,000 विल सिट आइडल इन माय अकाउंट। वो 90,000 पे कोई प्रेशर नहीं है, मार्केट में तूफान भी आ गया ना मेरे अगेंस्ट, तो मुझे इतना ही पता है कि 10,000 ही तो लगाया दाव पर। रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है? वो ये नहीं सोच रहा है कि ये 20 रुपए का प्रीमियम 40 होगा तो 10,000 पे 10,000 मिलेंगे, 80 होगा तो 10,000 पे 40,000 मिलेंगे। ये नहीं सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं 10 पॉइंट के प्रीमियम में 10,000 कैसे बना लूं। अब वो 10,000 10 पॉइंट के प्रीमियम बनाने तो 1 लाख दाव पर लगाने पड़ेंगे, और जब वो 1 लाख दाव पर लगाता है तो मार्केट इतना क्रूल है, मार्केट इतना यू कैन से स्टबन है, जिद्दी है, वो पहले तो लॉस ही दिखाएगा। पहले तो जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो वो लॉस इमीडिएट लॉस दिखाता है ऑप्शन। इवन मैं भी जब ट्रेड करता हूं, मैं कोई भी ट्रेड करने मतलब कोई भी ऑप्शन कॉल बाय कर रहा हूं, पुट बाय कर रहा हूं, रेयरली ऐसा होता है कि मैंने ऑर्डर पंच किया और प्रॉफिट में आया। वो पहले लॉस में ही जाता है वो, और जो सेलर पंच करता है इमीडिएट प्रॉफिट दिखाई देता है, क्योंकि टाइम वैल्यू एक ऐसा कंस्ट्रेंट है उसमें कि ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन 1 आवर 2 आवर के ऊपर होल्ड नहीं कर सकता। बट 1 मिनट 2 मिनट्स ये कौन सा ट्रेड है? ये तो आप डर के ट्रेड कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट से। तो सबसे पहला लोग ग्रीड कैसे कहते हैं, जनरली मैं जो डेफिनेशन इंटरनेट पे देखता हूं उसमें ऐसे कहते हैं लोग कि 10,000 मिल रहे थे, 20,000 की लालच की तो वो 10,000 भी चले गए। होता यही है। लेकिन ये लालच मैं मानता ही नहीं, तो मैं डर मान रहा हूं। ये लालच है ही नहीं मैम। लालच का रूप अलग है। लालच क्या है? मेरे अकाउंट में 1 लाख है, मुझे आज इस पे 1 लाख बनाने हैं, ये है लालच। लालच वो है ही नहीं कि आपको 10,000 दिखाई दे रहे थे और 20,000 कमाने के चक्कर में वो 10,000 चले गए। वो तो ट्रेड है। जैसे मैं करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड लिया और वो अगर 20,000 प्लस आ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो ओरिजिनल लेवल पर था उसको उठाकर रेट पर लाता हूं, ट्रेल कर लिया। तो नाउ आई एम रेडी टू लूज दिस 20,000 M2M विच इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। क्यों रेडी हूं? क्योंकि इस 20,000 के एवज में मुझे और 40,000 दिख रहे हैं सामने, क्योंकि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। तो मैंने क्या किया, अब मेरे जेब से 10,000 देने के बजाय ये जो 20,000 प्लस मुझे मिल रहा है इसी को दांव पे लगा दिया। तो ये तो दिस इज द मोस्ट वंडरफुल वे ऑफ ट्रेडिंग, जहां पर आप आपका आने वाला प्रॉफिट को ही दांव पर लगाकर उसको इंक्रीज करना चाहते हो। ये कहां से ग्रिड हुई? दिस इज नॉट ग्रिड, दिस इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग। बट व्हाट इज ग्रिड? आज मुझे 1 लाख पर 1 लाख बनाने हैं। अरे उसने 5 लाख पे 3 लाख कमाए थे ना, 60% रिटर्न, तो मैं भी अब 1 लाख पे अगर 60% रिटर्न कमा लूंगा तो 60,000 आ जाएंगे। कैसे आएंगे? वो जो जिसने 5 लाख पे 3 लाख कमाए है ना, उसके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है, उसने मार्केट में केवल 5 लाख डाले हैं। उसने उतना ही रिस्क लिया। वो बोल भी रहा है, उसका भी दोष नहीं है, वो बोल भी रहा है दोस्तों नहीं, लेकिन वो जो प्रॉफिट होता है तब नहीं बोलता है, ये तब बोलता है मैंने 60% कमाए। ध्यान से सुनना, ये हमारी भी दोष है। हम बोल रहे हैं मैंने 60% रिटर्न कमाए, 5 लाख पे 3 लाख प्रॉफिट हुआ। जब 3 लाख लॉस हुआ तब ये 60% नहीं है दोस्तों,
क्योंकि मैंने मेरे कैपिटल का 1% ही डाला है, तो ये 0.6% ही है। अब जब प्रॉफिट किया था तब 0.6% क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तू 0.6% कहता तो जो तुझे देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है वो होएगा ही नहीं, वो रॉन्ग चीज के लिए नहीं होगा। वो बोलेगा यार जिसको मैं अपना मतलब एक तरीके से गुरु मान रहा हूँ या जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि बेटा मेरे पास 5 करोड़ है, तब मैंने 5 लाख लगाए, अब मेरे पास 1 लाख है तो मैंने 5,000 ही लगाने चाहिए और 5,000 अकाउंट में डालकर ट्रेड करने चाहिए। देखो कितना राइट साइन जा रहे हैं उसकी तरफ। बट हम क्या कर रहे हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 60% हुआ, जो लॉस हो रहा है तो 0.6% हुआ, ये केस है। तो ये एक और बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अब रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है। और अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी मैंने सीखा है, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट केवल माइंडसेट से होता है। जैसे मैंने आपको कहा मुझे ऑप्शन बाइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, 10% ऑफ माई ट्रेड्स आर इन ऑप्शन बाइंग और 90% में स्टॉक ट्रेड करता हूं। वो 10% ट्रेड भी जो हम करते हैं वो भी हम बहुत पैशनेटली नहीं करते, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, सेटअप आ रहा है, इसको 10,000 देने हैं इसलिए हम ट्रेड कर लेते हैं। हम इसलिए ट्रेड नहीं करते कि इससे कुछ फॉर्चून बनने वाला है। फॉर्चून वैसे भी किसी एक ट्रेड से नहीं बन सकता, ना ही बिगड़ सकता है। बट रिटेल ट्रेडर बिगड़ रहा है। रिटेल ट्रेडर अपना फॉर्चून केवल एक ट्रेड पे लगा रहा है। अब आप बताइए कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हाँ जी, सोल्यूशन इन द सेंस, ये मेरी रिक्वेस्ट है सेबी से, एनएसई से, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर एनएसई और सेबी वाकई में चाहती है कि एक रिटेल ट्रेडर सफर ना करे, वो भी अपना ट्रेडिंग करियर बना पाए स्टॉक मार्केट में, तो ऑप्शन सेलर के लिए जो मार्जिन लगाई है ना, वो मार्जिन ऑप्शन बाइंग के लिए लगा दो। मेरी गारंटी है कई सारे तो भाग जाएंगे, क्योंकि 10-20 हजार 30,000 लेकर बैठे बेचारे और सोच रहे घर बनवा लूंगा, तो ये तो होगा नहीं। वो 20,000 बच जाएंगे, उसके घर के काम आएंगे, कुछ काम आ जाएंगे। और जिसके पास 3 लाख 4 लाख है वो एक लॉट से ट्रेड कर पाएगा। अब आप सोच कर देखिए, 3 लाख कैपिटल हाथ में रहने के बाद जब मैं केवल एक लॉट बाय करूंगा, कितना भी बड़ा तूफान आ गया ना तो मुझे आज लॉस नहीं होना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगर मुझे वो लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट में डर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं 100 रुपए के प्रीमियम को 400 तक भी होल्ड कर पाऊंगा। इवन मैं, आपने देखा होगा मैम, ट्रेडर जब ट्रेड लेता है उसकी पलक तक नहीं झपकती, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, कुछ वो देखता रहता है उसको, आई नो, और 2 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट के ट्रेड में एग्जिट हो जाते हैं। क्यों? फियर। उनको लगता है ये भी ट्रेड मेरा पैसा लेकर जाएगा। लेकिन प्लान क्या बनाया था? 1 लाख का 2 लाख बनाना। 10 सेकंड में कैसे बनेगा? 1 मिनट में 1 लाख का 2 लाख। आपको वेट करना पड़ेगा ना प्रीमियम डबल होने का। वो वेट क्यों नहीं हो रहा है आपसे? क्योंकि ट्रेड लेते समय तक आप कॉन्फिडेंट हो, अगले ट्रेड में ये ब्रेकआउट आएगा, मैं ट्रेड करूंगा और 100 रुपए का प्रीमियम 200 हो जाएगा, मेरा 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, व्हाटएवर। बट द मोमेंट यू एंटर इनटू अ ट्रेड, क्योंकि एंट्री करने के पहले तक दांव पर कुछ भी नहीं लगा, तो कोई फियर है ही नहीं। द मोमेंट यू एंटर इनटू अ ट्रेड, अचानक आपको लगने लगता है उल्टा गया तो, जीरो हो गया तो, सारा पैसा चला गया, चला जाएगा लिटरली। और इसीलिए, क्योंकि उसका वो कमिटमेंट का पैसा है, कल उसकी जरूरत है, उसको कोई भी कमिटमेंट पूरी करने के लिए उसको उसके फैमिली की उस पैसों की जरूरत है। होता क्या है, जब वो 100 का प्रीमियम 90 होता है ना, अब उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद करता है, क्योंकि पैसे मिले नहीं तो चलेगा, बट इसमें से 1 रुपया भी माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे कल। ये तो मैं 2 लाख करके 1 लाख निकाल कर काम पूरा करने वाला था और कैपिटल भी बच जाती, ये प्लान रहता है उनका। अब इस वजह से होता क्या है, जब वो 90 आता है, माइंड एग्जिट बोलता ही नहीं है, 80 70 0 और अल्टीमेटली 1 लाख गायब। ये स्टोरी है। अब कहाँ है मनी मैनेजमेंट, कहाँ है रिस्क मैनेजमेंट? कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज हेवायर। और आप बताइए कैसे कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकता है? बन ही नहीं सकता। आपको लग रहा है चार्ट कोई मसीहा या आपके लिए कोई ऐसा काम कर जाएगा जिससे आपका ट्रेडिंग करियर अपसाइड डाउन टर्न अराउंड हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। चार्ट से प्रॉफिट नहीं होता। होना होता ना तो अभी तक हो जाता। माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट मैम। बड़े बड़े, अभी एक अच्छे बड़ा चैनल है जहां पर एक माइकल फिलिप्स का इंटरव्यू है। ओके, उसको पूछा कि यार ये सब तूने जो अचीव किया, ये सब अगर किसी को और इंस्पिरेशन लेना हो, करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोलता प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस।
मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? बोले आप समझ नहीं रहे हो। घर पे डैड की डेथ हो गई, फ्यूनरल हो गया, शाम में प्रैक्टिस। तबीयत खराब है, प्रैक्टिस। दोस्त बीमार है, प्रैक्टिस। मतलब आप पे कोई भी संकट आ रहा हो, 7 years कंसिस्टेंट एवरी डे, 8 hours a day प्रैक्टिस। नाउ टेल मी, इज इट इजी? नॉट इजी। आप कोई भी, जो भी आपके व्यूअर्स है, कोई भी बता दे कि वो दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। तो आप स्टॉक मार्केट का विराट कोहली बनना चाहते हो, उसमें सबसे टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट चूज किया है, और विराट कोहली क्या करता है वो तक पता नहीं आपको, कैसे होगा? और जब मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूं ना, कई लोग कमेंट भी करेंगे हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूं। दोस्त तू प्रैक्टिस नहीं, तू एनालिसिस कर रहा है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनालाइजिंग समथिंग एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली रिवर्स स्वीप का प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक? रिवर्स स्वीप तो उसके बुक में ही नहीं है, वो तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है, तो उसके सारे शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं। तो रिवर्स स्वीप वो जो ट्राई कर रहा है वो एनालाइज कर रहा है, वो नया कुछ ट्राई कर रहा है। बट जब वो स्क्वायर कट की प्रैक्टिस करता है, पुल की प्रैक्टिस करता है, स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करता है, अब वो हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप कल के निफ्टी का चार्ट देखकर दूसरे दिन का जो प्लान बना रहे हो, वो एनालिसिस कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो? एनालिसिस हो रहा है। तो आप, क्या फर्क है मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड प्रैक्टिस? एवरी डे यू आर एनालाइजिंग समथिंग न्यू इन ऑर्डर टू उसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हो आप, कि मैं इसमें से कुछ ऐसा डिसाइफर कर लूं कि कल में क्लिक हो जाए वो, है ना? और जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि निफ्टी का कोई भी 2 दिन का चार्ट कैंडल बाय कैंडल मुझे आइडेंटिकल दिखा दो, मैं ट्रेडिंग आज बंद कर दूंगा। कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। जबकि 90% ट्रेडर सेम है, उनका बिहेवियर सेम है, माइंडसेट सेम है, पैसा भी लगभग उतना ही है। तो अगर रोज वही ट्रेडर रिपीटेडली आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो चार्ट अलग कैसे बन रहा है? क्योंकि चार्ट रैंडम है, और रैंडम चीज का कोई पैटर्न नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो ट्रेडर हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और फ्लैग, ये पैटर्न्स यूज करते हैं, आई बेट कि दे विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर सून, इफ माइंडसेट इज स्ट्रॉन्ग। माइंडसेट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट एन ऑप्शन। जैसे हम सबको पता है 6 पैक एब्स बनाने के लिए जिम में जाना होता है। कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते। जो जा रहा है जिम में, क्या उसका पैशन है? वो नहीं, लेकिन उसको पता है ये करूंगा तो ही 6 पैक एब्स बनेंगे, तो उसका वो सेल्फ डिसिप्लिन है, राइट? अब अगर एक ट्रेडर रोज सेल्फ डिसिप्लिन से एक ही सिस्टम के चार्ट बार बार देखे, हेड एंड शोल्डर ही प्रैक्टिस करता रहे, तो कल लाइव मार्केट में जब 9:15 को कैंडल शुरू होगी और 3:30 को खत्म होगी, उसके बीच में अगर एक भी हेड एंड शोल्डर नहीं आएगा ना, तो उसका ट्रेड नहीं बनेगा। वो ट्रेड नहीं करेगा, वो वेट करेगा। अब उसको वो वेटिंग बोर्डम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो खोज रहा है, हमेशा किसी चीज के तलाश में है। किसके? जिसका उसने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस क्या किया है? रिपीटेडली 10,000 आवर्स कहते हैं लोग, बट 10,000 सैंपल कहता हूं। मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 बार अगर आप हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिस कर लो, तो हेड एंड शोल्डर आपको भगवान की तरह पैसा देना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर हेड एंड शोल्डर चलेगा, बट आपको पता चल जाएगा कि जब मैं 10 हेड एंड शोल्डर ट्रेड करूंगा ना, 3 1:10 चले जाएंगे। कौन से 3? किसी को नहीं पता। तो हर ट्रेड को मैं इक्वली ट्रीट करूंगा, 7 ट्रेड में खुशी से स्टॉप लॉस लूंगा, ट्रेड फॉर लॉस, राइट? और 3 ट्रेड को मैं कहूंगा कि तू अब ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे अभी कोई चिंता नहीं, तू जा 1:10 मेरा टारगेट है। अब कहीं रेजिस्टेंस नजर नहीं आएगा, कहीं सपोर्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है 100 पे बाय किया है, 90 का स्टॉप लॉस है, 170 200 का टारगेट है। So point is, when you analyzing something, you want to decipher each move of the market. You want to predict each move of the market. मैं आपको एक कॉमन ट्रेंड या कॉमन ट्रेट बताता हूं एक रिटेल ट्रेडर का। आपने देखा होगा कई रिटेल ट्रेडर, कोई 10:15 बजे स्क्रीन पर बैठता है, कोई 1 बजे स्क्रीन पर बैठता है, कोई 9:30 बजे स्क्रीन पे आता है। वो जिस समय स्क्रीन पे आता है उसके 5 मिनट में उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? वो रेस्टलेसनेस है, जाते ही ट्रेड करना है उसने। उसे ये पता है कि जब तक मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता पैसा नहीं बन सकता। मुझे तो पैसे बनाने हैं ना, मुझे राइट ट्रेड नहीं करना है। राइट ट्रेड की भी अलग डेफिनेशन है।
इतना डेप्थ है ना स्टॉक मार्केट में। राइट ट्रेड की डेफिनेशन लोग क्या समझते हैं पता है? ये ट्रेड लेने के बाद मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। व्हाट इज द राइट ट्रेड? आपने जो हेड एंड शोल्डर ढूंढना था, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है, उसकी नेकलाइन आपको जैसे ब्रेक चाहिए थी वैसे ब्रेक हुई है, आपने एंट्री की और शायद नेकलाइन के नीचे या फिर आपके उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, रीटेस्ट हुआ उसका, सब आपने ट्रेड कर लिया। ये हो गया परफेक्ट ट्रेड। अब इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तब भी ये परफेक्ट ट्रेड है, इसमें टारगेट भी हिट हुआ तब भी ये परफेक्ट ही ट्रेड है। बट लोग जब ये टारगेट हिट करता है तो बोलता है देखो मैंने कितना परफेक्ट ट्रेड निकाला, और जब वो स्टॉप लॉस हिट करता है हमने आज क्या गलती की, चलो स्टडी करते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गलती कैसे? क्योंकि ट्रेड राइट और रॉन्ग एंट्री के समय होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस के समय नहीं होता। अगर आपकी एंट्री ठीक है, यू कांट लाइक प्रिडिक्ट द मार्केट, एसएल आ गया एक्सेप्टेड, और प्रॉफिट के लिए आपको बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, और आप ये कह रहे हो ना अपने आप को कि 10 में से 3 1:10 जाने वाले हैं, ये मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। 10 में से 3 कहां से आया ये लोग डाउट करेंगे इस पर। वो बैक टेस्टिंग, कहां से बैक टेस्टिंग? यार 10,000 चार्ट की प्रैक्टिस की ना, वो प्रैक्टिस करते समय तो पता चला होगा कि मैंने 10,000 हेड एंड शोल्डर देखे हैं जिसमें से 7,000 फेल गए और 3,000 1:10 गए। ठीक, ये हो गया आपका स्टडी। अब ये स्टडी के बाद आपके हेड एंड शोल्डर पे कोई भी डाउट आना चाहिए आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर लॉन्ग रन जब 10,000 ट्रेड हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि 3,000 ने आपको 1:10 दिया है, और जितना आपका लॉस था सब रिकवर होकर आप प्रॉफिट में आ गए। जी। बट रिटेल ट्रेडर कहाँ गलती कर रहा है? वो हर इंडिविजुअल ट्रेड के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट है कि वो ये कह रहा है कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। आप जब हर इंडिविजुअल ट्रेड के बाल की खाल निकालते हो तो आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर हो। आप मार्केट को एंटिसिपेट करके ट्रेड कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगले ट्रेड में पैसा बने, जबकि मार्केट ये बोल रहा है तू यही चीज 10 बार कर, मैं तुझे 3 बार पैसे दूंगा। आप 7 बार हारने को रेडी नहीं हो। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर की तादाद है, जिनके पास भी बड़ा कैपिटल है, वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, बल्कि उसके जगह वो स्टॉक बाइंग करे ना, उससे ज्यादा पैसा बना लेंगे। ज्यादा पैसे बनाने, वेरी ट्रू, 100%। आप देखना उनके थ्रू आउट द ईयर, मान लो 4% मंथ वो बना रहे हैं तो 48% बना लिए, बट कोई एक मंथ ऐसा आता है जो उसमें का 20-30% वाइप आउट कर लेता है। ठीक, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये कोई एक्सेप्ट करे ना करे, 48% ईयर में बन जाएगा, बट एक दिन ऐसा आएगा जो उसमें से 20% लेकर चला जाएगा, ब्लैक स्वान। अब वो 20% जाने के बाद बचा 28%। यार मिड कैप फंड दे रहा है 28%। आप रोज अपने हार्ट बीट बढ़ाते हो, दोनों साइड से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल मारते हो, बैठे रहते हो, वॉच करते हो और भोलेनाथ को प्रार्थना करते हो, और उसको मैनेज करते रहते हो, फिर आप फायर फाइटिंग करते रहते हो और ये प्रार्थना करते हो भाई साहब ये 2 रेंज के बीच में बस रोक दे, मैं अमरनाथ आता हूं। क्यों? जबकि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक राकेश झुनझुनवाला जैसा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशन के साइज का है, ये चाहते हैं मार्केट डे इन एंड डे आउट ग्रो करे, 15% CAGR से बढ़े, और आप रोज आकर बोलते हो साइडवेज रह जाए। कैसे होने वाला है? ये फैक्ट है, 60% ऑफ द टाइम्स निफ्टी बिहेव साइडवेज। ठीक है, तो अगर हमेशा साइडवेज ही रहेगी तो मार्केट में कोई आएगा ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। रविंद्र जी एक बात बताइए, इसमें जैसे आपने कहा कि 60% ऑफ द टाइम मार्केट आर साइडवेज, आप तो मेरे ख्याल से 2007 से ट्रेड कर रहे हैं, इट्स बीन लाइक 20 इयर्स, 2 डिकेड्स में मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो क्या मार्केट का बिहेवियर पहले और अब में आपको डिफरेंस लगा है? क्योंकि मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि साइडवेज से ज्यादा मार्केट डायरेक्शनल काफी रहती है। ओके, अब इस पे भी मेरा एक टेक है मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, बट मेरा थॉट है मार्केट वैसे के वैसी ही रहती है, हम चेंज होते हैं। मार्केट कोई अलग काम नहीं कर रही है, वही लोग ट्रेड कर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, मार्केट में कोई डायनामिक चेंज नहीं होता। हम अपना बिहेवियर इतना ज्यादा वोलेटाइल रखते हैं कि हम मार्केट को देखने के नजरिए बदलते जाते हैं, और इसलिए मार्केट हमको रैंडम लगती है। राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू सुनो आप, 2000 में बुलिश है, 2008 में बुलिश है, 2016 में बुलिश है। कहाँ चेंज हुआ मार्केट का बिहेवियर? रविंद्र जी इसमें जैसे मेरे फादर इन लॉ, ही इज आल्सो अ ट्रेडर, उनका सीधा सा हिसाब है, अगर हम उनको ये बोल देना पापा आप इतने पैसे लगा के बैठे हो, उससे तो आप एक रिलायंस का फ्यूचर ले लो, XYZ किसी भी शेयर का,
कितने लेने हैं शेयर, सीधी बात कर, ये फ्यूचर मुझे नहीं समझ आता जी, ठीक है। तो वो अपना पूरा पैसा लगा के वो फ्यूचर जितना क्वांटिटी उठा लेते हैं करेक्ट, और बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। क्योंकि उनका प्लान एक दिन का नहीं है, उनका प्लान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नहीं है। उन्होंने मार्केट, क्योंकि आपने कहा फादर फिगर है, तो उम्र ज्यादा, एक्सपीरियंस ज्यादा, मार्केट के उतार चढ़ाव ज्यादा देखे, उनको पता है मार्केट ऐसे ही चलता है, जाना ऊपर ही है, जाना ऊपर ही है। वो तो साफ सीधी सी निफ्टी के स्टॉक्स उठाए, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वो बाय कर ली, जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है बेच दिया। एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी है। मैं आपको और बोल क्या रहा हूँ, अक्कल ही नहीं लगानी इसके ज्यादा। ऑप्शन सेलर को 100% बीट करते होंगे वो हाँ। एवरी ईयर। व्हाई? क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, रोज आकर लड़ रहा है मार्केट से। मेरा कहना क्या है, इतना बड़ा कैपिटल है आपके पास, मैं भी एक बड़ा फंड मैनेज करता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग में जिंदगी में वो फंड नहीं लगाऊंगा। उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन मैं जिंदगी में ऑप्शन सेलिंग में वो फंड नहीं लगाऊंगा। मुझे ब्लैक स्वान में वाइप आउट नहीं होना है। लोग कहेंगे कि तुमको आता नहीं है ऑप्शन सेलिंग, शायद नहीं आता है, अग्री, नहीं आता है शायद मुझे, बट ये कहाँ का न्याय, मतलब कहाँ का ट्रेडिंग है ये, जो आप सुबह बैठ रहे हो, दोनों तरफ से बेच रहे हो, बस चाह रहे हो कि साइडवेज रह जाए। ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो पूरे ग्रीन ग्रिड देखने की आदत, उसके वजह से ये सब होता है। और ऑप्शन बायर उसको कॉपी करने जाता है, क्योंकि उसको तो हर दिन मार्केट से चर्निंग करनी है, मार्केट से पैसा कमाना है। ऑप्शन बायर विल लूज मनी इफ ही इज गोइंग टू ट्रेड एवरी डे इन द मार्केट। रविंद्र जी, इसमें टोटल आपकी बात सुन के आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग ना बैक टू बेसिक्स ही जा रहे हैं फिर। जी, बिकॉज अगर हम फूड में देखें तो पहले जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाने की हैबिट्स होती थी, वो हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये तो जैनिज्म में कितने टाइम से फॉलो हो रहा है। 100%। ऐसे ही ट्रेडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वही पैटर्न आ रहा है कि यू सिट, ऑब्जर्व योर वेल्थ ग्रो, और आप अच्छे प्राइसेस पे अच्छी कंपनीज को ऑप्ट कीजिए, स्टॉक्स लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट में आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। यस, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूं मैम, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाया हुआ पैसा इमीडिएटली स्टॉक में पार्क कर देता हूं। मैं उस पे रिस्क ही दैट्स द नहीं, बेस्ट थिंग। नहीं, उसी से वेल्थ बनती है, उसी से ही आप फॉर्चून बना सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग से फॉर्चून नहीं बना सकते। आप फॉर्चून बनाने के लिए बेस क्रिएट कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग से फॉर्चून नहीं बना सकते। ये लोग गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। राकेश झुनझुनवाला को जो सामने इंटरव्यू ले रहा है, उसने क्वेश्चन पूछा, और वो भी बड़ा इंसान है, आपका विन रेट क्या रहता है? और विन रेट और एक्यूरेसी में भी फर्क है। मैंने कई वीडियोस में बताया, तो अभी शॉर्ट में बता दूंगा। आपका विन रेट क्या? राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं 40% भी शेयर बराबर नहीं आते। आप सोच के देखो, इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में ट्रेड करने वाला इंसान, इतने फंड से ट्रेड करने वाला इंसान, जिसके बाइंग से 10% स्टॉक हिल जाएगा, वो कहता है कि मेरे 40% ट्रेड ही राइट आते हैं, 60% स्टॉक तो फालतू निकलते हैं। अब इतना बड़ा ज्ञानी इंसान, उसके अगर 40% विन रेट है, आप कहाँ के कमिश्नर लग गए हो जो आप 90% ट्रेडिंग एक्यूरेसी लेकर आ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल। और ऑप्शन बाइंग में तो आपको इसको 30% मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 50% तो टाइम वैल्यू आपको बर्बाद कर देगी। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो फिर भगवान मालिक है, आपका ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है, बोल देता हूँ, नामुमकिन बोलने से वो डिस्करेज हो जाएंगे। रविंद्र जी, देखिए, जिन्होंने करनी है ऑप्शन बाइंग वो करेंगे ही करेंगे। हम नहीं स्टॉप कर सकते किसी चीज को। कर सकते हैं, कैसे अगर हम सेबी को रिस्ट्रिक्ट, क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट करें, एनएससी को रिक्वेस्ट करे कि यार जो ऑप्शन सेलर के आप पिताजी बने हो, और ये सौतेला बेटा है कि ऑप्शन बायर को भी मार्जिन लगा दो ना। अगर ऑप्शन बायर को आपने फ्यूचर की मार्जिन लगा दी, मैं आपको गारंटी देता हूं, कई सारे लोग तो मुझे यहां पर गलत भी बोलेंगे, फिर हम ट्रेड कैसे करें? मत करो ना दोस्त, 10,000 20,000 देने वाले हो ना यार, मुझे पता है ये जाने वाला है। क्या होगा, 10,000 का 10% बनेगा, 1,000 प्रॉफिट होगा, आप निकल जाओगे। फिर 1% बनेगा, 12,000 होगा, 13,000 होगा, 15,000 होगा, 5 बार 1,000 कमा लिए, एक इसमें 15,000 जीरो हो जाएगा। होता और ये स्टोरी है, ये ऐसे ही होता रहेगा। तो क्या छोटे कैपिटल वाले ने ट्रेड नहीं करना चाहिए? ना, मैं नहीं खिलाफ हूं इसके, मैं चाहता हूं कि छोटा कैपिटल वाला ट्रेड करे, बट तेरे एक्सपेक्टेशन तो सही रख। अगर 1 लाख कैपिटल है तो 10,000 की पोजीशन उठाना। सेबी का कब तक वेट कर रहा है ये बोलने का कि अपने कैपिटल का सिर्फ 10% पोजीशन बनाओ? मैं वैल्यू कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्क। रिस्क नहीं है ये। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख है तो अगला ट्रेड जो आप कर रहे हो उसकी टोटल बाइंग वैल्यू 10,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। लॉस करके दिखाओ।
हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप डरोगे ही नहीं। आपको पता है 90,000 सिटिंग टाइट इन माय अकाउंट, उसको कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस 10,000 रुपये गेम चल रहा है और लोग पूरा वो लाख रुपए लगा के ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट किसी ने सिखाया है जो मिलता है वो ले लो। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है स्टॉक मार्केट, जो मिलता है ले लो। क्या होता है मैम, फिर तो 1,000 भी प्रॉफिट है, 2,000 भी प्रॉफिट है। अरे दाव पर लाख लगे हैं ना दोस्त, तो 1,000 लेकर निकल रहा है। तो 1,000 से एक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंढक की स्टोरी है ना, सुबह 3 फीट ऊपर चढ़ता है, रात में 1.5 फीट नीचे आता है, फिर सुबह 3 फीट ऊपर चलता है, रात में 1.5 फीट नीचे आता है। तो रिजल्टेंट 1.5 फीट ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि वो 3 फीट ऊपर चढ़ रहा है। अब रिटेल ट्रेडर ने अपने आप को समझाना चाहिए, मैं 10 दिन कंटिन्यू 1,000 स्टेप ऊपर जाता हूं और एक दिन में 25,000 स्टेप नीचे आता हूं, फिर 1,000 स्टेप आप और पाताल में घुसते जाओगे, आप कहीं ऊपर आ ही नहीं रहे हो। तो ये जो है ना, ये बियॉन्ड चार्ट बियॉन्ड ट्रेडिंग है। इसका प्लान पहले से होता है, ये तो कोई प्लान ही नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एनालिसिस एंड प्रैक्टिस का डिफरेंस बताया, वैसे ही विन रेट का और एक्यूरेसी का डिफरेंस है। विन रेट नो वन कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा मार्केट के वेव्स चेंज होते हैं। पिछले 10 दिन मार्केट साइडवेज था, अगले 10 दिन थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया, उसके अगले 10 दिन डाउन साइड मोमेंटम आया। क्या ये तीनों 10-10 दिन में जो आपने 10-10 दिन के ट्रेड के स्लॉट्स है, सबका विन रेट सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, रह ही नहीं सकता है। जब मार्केट साइडवेज था उस समय शायद आपके 10 में से 3 ट्रेड 1:4 गए होंगे। जब मार्केट बुलिश था उस समय आपके 10 में से 7 1:4 गए होंगे, और जब मार्केट बेरिश था तो 10 में से 1 या 2 1:4 गए होंगे। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम बुलिश डायरेक्शन में होती है। मैं इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता हूँ और इंस्टीट्यूशन बाइंग के डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। सेलिंग तो धड़ाम से हो जाती है, लोअर सर्किट पे स्टॉक खुलता है ना। तो ये है सिस्टमैटिक वे ऑफ प्लानिंग योर ट्रेड्स। तो आपका क्या सिस्टम क्या रहता है? जैसे अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग ही करनी है, आप कहते हो आप कभी कभी करते हो, तो क्या सिस्टम फॉलो करते हो कि जिससे कि आपको प्रॉफिट आता है, या आपका क्या सेटअप होता है? जी, सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने के पहले, या स्ट्रैटेजी मतलब मैं एक चार्ट का कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। सीक्रेट इन द सेंस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं, एंट्री के लिए। सीक्रेट इज नॉट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। सो चार्ट आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, किसी बुलिश स्टॉक जो जैसे डिक्सन हो गया, ऐसे स्टॉक का चार्ट देखा है जहां पर वो 1,000 रुपए से 10,000 की रैली कर चुका है। या बीएसई का स्टॉक अभी तो स्प्लिट हुआ, पहले स्प्लिट नहीं था, तो 2600 पे मैंने बाय किया था, 5600 पे सेल किया था। तो वो जो रैली है, वो रैली को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको चार्ट पर सीढ़ी बनती नजर आएगी। ओके, ठीक, ऊपर गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। ये स्टॉक मार्केट का सीक्रेट है मैम। सारे लोग, सारी दुनिया इंडिकेटर ऑसिलेटर के पीछे पड़ी है। द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर किसी को भी वन साइड बुलिश मोमेंटम करना होगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वन साइड, अगर निफ्टी को 500 पॉइंट जाना होगा तो निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाके 400 पॉइंट नीचे आकर फिर 300 पॉइंट ऊपर जाके ऐसे नहीं जाएगी। जाएगी कैसे? 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, ऊपर के 20 पॉइंट के रेंज में 1 घंटा रुकेगी, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर ऊपर के एक क्या कर रही है ये? कोई भी चार्ट देखिए, आपको 2 तरह के चार्ट दिखेंगे। एक स्टैग्नेंट रुका हुआ है, एक ही जगह पर अटका हुआ है। आपको ऊपर जाते समय भी शार्प मूव नजर आएगा और उस टॉप से नीचे आते समय भी शार्प मूव नजर आएगा टिल द बॉटम। ठीक, चार्ट निफ्टी का लो चाहे स्टॉक का लो, ये ऑब्जर्वेशन आप करके देखना। जब ऊपर जाता है शार्प मूव करता है, नीचे जाता है तब भी शार्प मूव करता है। ये साइडवेज अटकने वाला है 100%। ठीक, अब मोमेंटम वाला स्टॉक क्या करता है? एक रैली करता है, न्यू बेस फॉर्मेशन करता है, फिर रैली करता है, फिर नया बेस फॉर्मेशन करता है, 50% तक 40% तक रिट्रेस होता है। मुझे फॉर एग्जांपल अगर 100 पॉइंट की रैली की हो तो 50 पॉइंट रिट्रेस हो जाएगा, 40 पॉइंट रिट्रेस हो जाएगा, 30 पॉइंट रिट्रेस होगा। वो रिट्रेस के लिए वेट करना, अपने आप को बांधे रखना, अपने हाथ पर बैठे रहना, ये सबसे मुश्किल जॉब है स्टॉक। तो क्या इसमें फिबोनाची लेवल्स वर्क कुछ करते हैं? लगाने की जरूरत नहीं। व्हाट इज फिबोनाची? फिबोनाची बनाया किस और चीज के लिए? आप स्टॉक मार्केट में यूज कर रहे हो, बहुत लोग यूज करते हैं और बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि मैम उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं से तो बाउंस करेगा ही ना। 30 के लेवल से बाउंस हुआ, अरे वो उसके एक्चुअल रैली के 30% साइडवेज गया और बाद में बाउंस किया उसने, कोई उसमें
सरप्राइजिंग चीज नहीं है। आप टोटली अगेंस्ट हो इन इंडिकेटर्स के। मैं टेक्निकल एनालिसिस जो आप टर्म यूज करते हो फॉर इंडिकेटर, ऑसिलेटर, फिबोनाची, ये टूल्स के लिए प्राइस एक्शन के मैं साथ हूं। ये जो बाकी का आप बाहर से उस पर इंपोज कर रहे हो, मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं अगेंस्ट क्यों हूं? क्योंकि वो प्राइस को फॉलो कर रहा है। तो प्राइस से बात कर लो ना, सीधा सीधा प्राइस बता देगी आपको। अब कंसोलिडेशन के बाद लोग उसके हाई के ब्रेक का वेट नहीं कर सकते, उनको कंसोलिडेशन के बॉटम को पकड़ना है, इसलिए तो 30% के लेवल पे बाय कर रहे हैं। फिर वो 50 ब्रेक करता है, फिर 50 पे बाय करते हैं, फिर वो 60 ब्रेक करता है। अब हिम्मत नहीं होती बाय करने की और वो बाउंस करता है। तो फिर कहां आया टेक्निकल एनालिसिस? लेकिन क्या फिबोनाची पे ट्रेड करके प्रॉफिट किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर आप इतने स्टबन हो कि 30 के लेवल पे आएगा, ब्रेक करेगा और वापस जोन में आएगा तो मैं बाय करूंगा, लो का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये स्टॉप लॉस 100 बार देने को तैयार हूं और मैं 30 बार 1:10 लेने को तैयार हूं। आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, इसमें चार्ट आया या रिस्क एंड रिवॉर्ड आया? रिस्क एंड रिवॉर्ड आया। तो चार्ट का कोई रोल ही नहीं है। आपका माइंडसेट आया, आपने एक माइंडसेट बना लिया कि 30% रिट्रेस करेगा, 30% रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर आएगा तभी मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। तो दैट्स अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी है। और मैंने आपको क्या कहा, प्राइस का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई देख ही नहीं पा, क्योंकि उसमें इंपोज ही इतनी सारी चीजें कर रखे हैं। आज मैं एक्सरसाइज देता हूं किसी को भी जो देख रहा है, उसने ये एक्सरसाइज फॉलो करना है। 100 चार्ट आज ही कंप्लीट करो। 10,000 चार्ट के लिए 100 दिन लगेंगे। पैशनेट हो, हर दिन 500 चार्ट कर सकते हो तो 20 दिन में काम हो जाएगा। ठीक, चार्ट लगाइए और जो भी बुलिश स्टॉक नजर आता है ना आपको, जो स्टॉक के चार्ट लगाइए। निफ्टी का बुलिश मोमेंटम देखिए। जिस भी समय निफ्टी में 1 आवर चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे, डेली चार्ट पर बुलिश मोमेंटम है, आप जाकर देखना रैली हुई है। 5-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना साइडवेज गया है, बॉटम तक नहीं आया, फिर से रैली हुई है। अनलेस न्यूज इज देयर, जैसे कोरोना में बॉटम बनाया था या इलेक्शन के रिजल्ट के एक्सेप्शन है। ऊपर जाएगा, ऊपर ही साइडवेज रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ही साइडवेज रहेगा। और जिस दिन उसने पिरामिड जैसी सिचुएशन बना ली, ऊपर गया और उतना ही ए शेप बना के नीचे आ गया, अब एक कंसोलिडेट होना चाहता है, अब साइडवेज फंसना चाहता है। ये प्राइस अपने को चीख चीख कर बता रही है। प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करती है। रेंज में फंसना हो तो टॉप पर जाके शार्प नीचे आएगी, बॉटम पे जाके शार्प ऊपर जाएगी, फिर टॉप पे जाके शार्प नीचे आएगी। जब वो रिलैक्स वे में नीचे आने लगती है, अब वो नहीं रुकने वाली, अब वो ब्रेक करेगी तो भाग जाएगी। रीजन, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है जो उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। दैट इज द रीजन। इट्स अ वेरी गुड लाइक सीक्रेट ही कहूंगी मैं कि आप ना एकदम से शार्प मूव्स मत देखिए। ऊपर जाए, नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे तो फिर ऊपर जाए। एग्जैक्टली। आपके ब्रेकआउट्स क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि आप शार्प मूव हो गया, अब वो बॉटम से ब्रेक कर रहा है। आप ये नहीं सोच, मार्केट का नेचर कैसा है मैम, जो भी बाय कर रहा है, मार्केट भगा कौन रहा है? इंस्टीट्यूशंस। ठीक, अब कोई स्टॉक को 100 रुपए से 120 पर अपर सर्किट उसने लगा दिया। ठीक, अब उसके पैसे है उसके पास बाय करने के लिए, सेलर का है, सेलर चाहिए होगा ना उसको। तो वहां पर एक कंसोलिडेशन जोन क्यों क्रिएट होता है? वो नए सेलर के लिए नया बेस फॉर्म करता है। सेलर के माइंड में ये इमेज क्रिएट करता है, सेलर के माइंड में ये इमेज क्रिएट करता है कि मार्केट अभी यहां पर, ये जो प्राइस है ये इसकी बेस प्राइस है। जो नीचे से 20% ऊपर आया वो तो गई, अभी जो 7 दिनों से यहां रुका है ना, ये इसकी बेस प्राइस है। जब रिटेल का माइंड उसको एज अ बेस प्राइस एक्सेप्ट करता है तो बाय करने की चेष्टा करते हैं, सेल करने की चेष्टा करते हैं। इस वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होती है और उस लिक्विडिटी का एडवांटेज इंस्टीट्यूशन फिर से लेता है। इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि 100% नहीं भगा सकता, बट सेलर भी तो चाहिए होगा। इस वजह से एक मोमेंटम के बाद साइडवेज मूव आता है। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस 100 चार्ट पे कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, निफ्टी का भी जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही सेटअप मिलेगा, इसलिए 4 से 8 ही ट्रेड मिलेंगे आपको। और ये सब मार्केट्स में वैलिड है? गोल्ड, सिल्वर, कोई भी सबसे अच्छा तो क्रिप्टो करेंसी में चलता है, क्योंकि वहां वो बंद नहीं होता, तो गैप अप एंड गैप डाउन्स नहीं होते वहां पर, और इट रिस्पेक्ट टेक्निकल एनालिसिस फुल्ली। क्योंकि किसी के भी क्या कहते हैं उसमें इन्फ्लुएंस में नहीं है। हाँ, अभी ट्रम्प साहब कर रहे हैं इन्फ्लुएंस बहुत, बट क्रिप्टो में बहुत अच्छा चलता है। और आपको क्या लगता है रविंद्र जी, जैसे अभी ट्रम्प जी जो हैं वो इतना ज्यादा एक तरह से उन्होंने मार्केट को हिला के रखा हुआ है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो आप तो इतने सालों से मार्केट में, डू यू थिंक कि इससे अभी इकोनॉमी पे, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा? 100% पड़ेगा। 100%। मार्केट के डायनामिक्स चेंज नहीं हुए।
मार्केट टेक्निकली मूव करने की जगह न्यूज बेस्ड मूव कर रहा है, तो इसमें आपको लग रहा है कि डायनामिक्स चेंज हुए, क्योंकि जब टेक्निकली मूव करता है तो आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, आपके सेटअप को रिस्पेक्ट करेगा। बट अभी कोई न्यूज ही आ रही है, कोई एक अच्छे ट्रेडर का 2 करोड़ का नुकसान हो गया क्रिप्टो में, कैसे? अचानक ट्रंप ने कुछ बोल दिया और इतना बड़ा स्पाइक आ गया कि उसका 2 CR चला गया उसमें, और वो अच्छा ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मूवमेंट इतनी ज्यादा है उसमें। एग्जैक्टली। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने एक प्लान किया था, एक ट्रेडिंग डेस्क शुरू करने वाले थे हम लोग क्रिप्टो के इसके लिए, यूएस मार्केट के लिए, जहाँ पे हम इंडियन ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी देने वाले थे। बट जब से ट्रंप ने नए रेजिम्स लेकर आए हैं, तब से वो सब प्लान ही फेल हो गया। मतलब उसका वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब नए रिफॉर्म्स आए, कब यूएस के बाहर बैठे हुए ट्रेडर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उसका हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक हम लगभग 50-60 ट्रेडर्स की फौज खड़े करने वाले थे यूएस मार्केट के लिए। यूएस मार्केट जी, बट ट्रम्प साहब जैसे आपने कहा, वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि जो भी कुछ रिपोर्केशंस यूएस मार्केट पे दिखाई देंगे, वो इंडियन मार्केट में भी साथ में दिखाई देंगे। और आजकल तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज निकल के ही आ रही है। जी, तो ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए, प्रेडिक्शन ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। आपका जो सवाल था ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, क्योंकि टाइम वैल्यू आपके फेवर में है। बट डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, तो आप स्किलफुल ट्रेडर बनोगे। आप तो यहाँ पर स्किल को यूज नहीं कर रहे हो, दोनों साइड से पोजीशन क्रिएट करते हो और बैठे रहते हो। अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन का टोन लगा दोगे ना उसमें, तो आप जो बोलते हो ना ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट रिटर्न बनते हैं, तो बन जाएंगे। जी रविंद्र जी, ये तो आपने बताया कि स्टॉक्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में और कैसे मूव करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे करता है, लेकिन वो स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, और कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो इसमें मुझे हेल्प कर सकता है? ये तो समझ आ गया, इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो अब आप कैसे हेल्प करेंगे अपने आप को कि कैसे उसको कौन सा स्टॉक हम चूज करें? जी, एक्चुअली मैम क्या होता है ना, ये जो स्टॉक स्क्रीनिंग होता है, इसके लिए आपको एनएसई का डेटा जरूरी होता है लाइव मार्केट में। अब बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं वो एपीआई प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सही। एपीआई को आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। एक प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक ब्रिज मिलता है, एक डेटा मिलता है, जिसपे आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनाकर उस डेटा को जो चाहे मर्जी वो इनपुट दे सकते हो, और वो रिजल्ट्स आपको वो निकाल कर देता है। अच्छा, जैसे स्क्रीनर आता है, स्क्रीनर है, और इसमें क्या डिफरेंस है? स्क्रीनर आप खुद बनाते हो, स्क्रीनर इज अ सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड, उसको जो डेटा प्रोवाइड करता है वो एपीआई प्रोवाइड करता है। ओके, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है? जी, एक्चुअली हम अभी फिलहाल कुछ ब्रोकर्स का डेटा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी एक नया प्लेटफॉर्म है सही, उसमें चार्ट का प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। चार्ट तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है, चार्ट से प्रॉफिट नहीं होता है, बट ट्रेड लेने के लिए आपको देखना होता है ना, तो चार्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए सही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल चार्ट्स एक स्क्रीन पर लगा सकते हो, क्योंकि हम जब स्टॉक शॉर्टलिस्ट करते हैं तो मल्टीपल चार्ट स्टॉक मतलब मल्टीपल स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स भी एक साथ देख सकते हो उसमें। हाँ, अब जनरली जिसको जो टाइम फ्रेम यूज करना है, बट मेनली वो स्क्रीनर के लिए एपीआई की जरूरत होती है। तो ये प्लेटफॉर्म के साथ अभी हम बिल्कुल इन टॉक्स है, जल्दी इनके साथ हम एक स्क्रीनर लॉन्च करेंगे सही के साथ। जी, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। और वो स्क्रीनर सबके लिए, मतलब जो भी ट्रेडिंग करता है स्टॉक्स में, क्योंकि हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, हम इम्बैलेंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और वॉल्यूम और इम्बैलेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। इम्बैलेंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए आप मैन्युअली स्टॉक्स ढूंढकर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2000 स्टॉक्स में किस में अभी इस मोमेंट पे इंस्टीट्यूशन आ रहा होगा ये पता नहीं है। इस वजह से हमें एक स्क्रीनर की जरूरत होती है। उसके लिए अगर कोई जैसा सही प्लेटफॉर्म फ्री एपीआई देने वाला है, वैसे ही फ्री एपीआई अगर कोई दे रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज का जो हमारा एपिसोड था, आपको नहीं समझ आए तो उसे दोबारा देखिए और अपनी माइंडसेट और साइकोलॉजी पे वर्क करिए। प्रॉफिट तो फिर मार्केट दे ही देगी। और हम रविंद्र जी को बहुत थैंक्स करते हैं कि वो हमारे शो में आए और उन्होंने हमें इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। आप कमेंट करिए, अगर आपके कोई डाउट है तो मैं रविंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो उसको आंसर जरूर करेंगे। रविंद्र जी, आपको एक काम हमारा ये करना पड़ेगा ऑडियंस जी, डेफिनेटली, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं लास्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ, रिटेल ट्रेडर, अगर आपको सही में आपके हार्ड अर्न मनी से प्यार है तो प्लीज 100% कैपिटल पे ऑप्शन पे पोजीशंस मत बनाइए। बाइंग कर रहे हो ठीक है, बट थोड़ा अपने मनी मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए, और 10% से ज्यादा पोजीशन किसी भी ट्रेड में मत बनाइए, तो शायद लॉन्गर टर्म के लिए आप मार्केट में बने रह सकते हैं।
तो आपने देखा दोस्तों कि रविंद्र जी ने बिल्कुल क्लियरली बताया है, इस मार्केट में जो भी आया और उसे सस्टेन करना है तो उसे एक पर्टिकुलर अपना पोर्शन जो है वो उसी से ही ट्रेड लेना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो। और अगर आप वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हो तो वेल्थ बिल्डिंग कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं हो सकती है। उसके लिए आप स्टॉक्स बाय करिए और देखिए कैसे स्टॉक एक बुल रन में होता है और उसके चार्ट्स को ऑब्जर्व करिए और अपने ट्रेड लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड।